हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं यूजीसी नेट राजनीति विज्ञान का पेपर जो कि है जून 2020 का। और इसके 30 क्वेश्चन जो है हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो आप जाके उसे भी देख लीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये चैनल आपके बीच हमेशा बना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न विचारकों में कौन से विचारक हैं जो महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। तो जो महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे उन विचारकों के बारे में हमें बतलाना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्लेटो और मिल। सेकेंड ऑप्शन है अरस्तु और हिगेल। थर्ड है मिल और मेरी वाल्स्टोक्राफ्ट। फोर्थ है प्लेटो और मेरी वाल्स्टोक्राफ्ट। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर होता है, जो महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे वो विचारक थे अरस्तु और हिगेल, यानी ऑप्शन 2 अरस्तु और हिगेल। ये हिगेल और अरस्तु जो थे ये दोनों महिला समानता में विश्वास नहीं करते थे। ये दोनों विचारक महिलाओं को पुरुषों से कम आंकते थे, यानी पुरुषों से ये द्वितीय रूप में मानते थे महिलाओं को। वहीं पर अरस्तु जो है वो महिलाओं को राज्य का नागरिक भी नहीं मानता था। अरस्तु का मानना था कि महिलाएं क्या है, तो केवल पुरुषों के शासन हेतु महिलाएं फिट बैठती हैं। उनके अनुसार महिलाएं पुरुषों द्वारा शासित होने के लिए पैदा हुई हैं, क्योंकि एक नागरिक क्या है, अन्य नागरिकों पर शासन करता है। तो अरस्तु ने देखिए महिलाओं, बच्चों, मजदूरों और बुजुर्गों को क्या नागरिकता नहीं दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो 32 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन है जो भारत में महिला आंदोलन के संबंध में सही है। तो भारत में महिला आंदोलन के संबंध में सही कथन जो है वह हमें बतलाने हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि आर्य समाज जो है वह महिला मुद्दों के बारे में पूर्णतः निरपेक्ष था। तो यह कथन गलत है और हमें क्या बतलाना है, सत्य बतलाना है। सेकेंड है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो हुई थी वह 1924 में हुई थी। तो देखिए यह भी गलत है, क्योंकि जो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी वह 1987 में हुई 27 में हुई थी। और देखिए जो थर्ड है कि सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ने महिलाओं के वोट के अधिकार का मुद्दा उठाया। तो यह कथन सत्य है और हमें सत्य बतलाना है। और फोर्थ है कि तिलक के गणेश उत्सव का मुख्य उद्देश्य जो था वह राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं को सम्मिलित करना था। तो ऑप्शन डी भी हमारा सही है। तो ऑप्शन सी और डी हमारा सही होता है। इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा थर्ड जो विकल्प थर्ड दिया गया है वह सही है, सी और डी। देख लेते हैं। देखिए जो आर्य समाज था वह महिलाओं मुद्दों के प्रति पूर्णतः निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष था, क्योंकि इसने लड़कियों की शिक्षा, बाल विवाह उन्मूलन तथा विधवा विवाह का समर्थन किया था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी वह 1927 में मार्गरेट कजिन्स के प्रयासों से हुई थी। जो मार्गरेट कजिन्स थे उनके प्रयासों से महिला सम्मेलन की अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में हुई थी। और जो सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ने महिलाओं के वोट के अधिकार का मुद्दा 1931 में लंदन में संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष उठाया था। यह तिलक के गणेश उत्सव का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं को सम्मिलित करना। वर्ष 1980 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक लोगों को विशेषकर महिलाओं को घरों से बाहर निकालने के उद्देश्य से गणेशोत्सव के घरों से निकालकर सार्वजनिक स्तर पर मनाने और इसमें हर जाति के लोगों को शामिल करने की रणनीति बनाई गई थी। महाराष्ट्र के जो पेशवा थे उन्होंने गणेश उत्सव का त्यौहार मनाने की परंपरा शुरू की थी। इसके बाद तिलक ने सार्वजनिक गणेश उत्सव इसे जनमानस में सांस्कृतिक चेतना जगाने, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए शुरू किया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तिलक का साथ दिया था लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष, राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त जैसे नेताओं ने। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। देखिए जो अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो एक बुक दी गई है और ऑथर दिए गए हैं। तो देखिए जो पहला है दिया गया है कि पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स जो है यह बुक है। तो देखिए जो पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स बुक है वह चार्ल्स लिडलॉम की है। तो हाँ, ऑप्शन 4 में देखिए दिया गया है चार्ल्स लिडलॉम। तो चलिए मैं ऐसे ही बुक के ऑथर का नाम बताते चल रही हूँ, फिर बाद में इसको मैच करके ऑप्शन देख लेंगे। देखिए पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स है यह बुक है चार्ल्स लिडलॉम की, जो प्रकाशित हुई थी 1977 में। द पावर एलिट, तो द पावर एलिट बुक है सी राइट मिल्स की। और ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी यह बुक है रॉबर्ट टेहल की, जो प्रकाशित हुई थी 1956 में। और जो द पावर एलिट थी सी राइट मिल्स की, वो भी प्रकाशित हुई थी 1956 में। फिर फोर्थ बुक है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स। तो ये बुक है मैनक्योर ऑल्सन की। तो अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन हमारा 4 सही होगा। आप देख के थिंकर के नाम से मिला लीजिएगा। ए का 4, 2, 1 एंड 3। अगला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें मिलान करना है। तो पहला जो दिया गया है द्विध्रुवी
द्विध्रुवीयता शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण है। तो हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो जो द्विध्रुवीयता शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण है, यानी बाइपोलरिटी जो थ्योरी दी गई थी, इस देखिए हमें इसका मिलान करना है। तो जो द्विध्रुवीयता शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण, द्विध्रुवीयता शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण है, तो यह दिया था केनेथ वाल्टेज ने। द्विध्रुवीयता शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण है, यह दिया गया था केनेथ वाल्टेज द्वारा। और सेकेंड है, हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया था। तो हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया था मॉर्गनथाउ ने। राज्य अपने सापेक्षिक शक्ति स्थिति को अधिकतम बनाने का प्रयास करते हैं। जो राज्य हैं वह अपनी सापेक्षिक शक्ति की स्थिति को अधिकतम बनाने का प्रयास करते हैं। तो यह कहा था जॉन मीयरसेमर ने। और फोर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून और समाज का कोई स्थान नहीं अथवा उन्हें परिसीमित किया जाता है। तो यह कथन था थ्यूसिडाइस का। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन सही होता है 1, 3, 2 एंड 4। 1, 3, 2 एंड 4 हमारा ऑप्शन सही होता है, यानी ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अरस्तु का आदर्श राज सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज है। यह किसका कथन है? यह कथन किसका है कि अरस्तु का जो आदर्श राज है वह सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज है? तो यह कथन था, देखिए, G.S. सेबाइन का, W.M. स्टाइन का, डनिंग का या वेपर का। तो जो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन ए, सेबाइन का। यह कथन सेबाइन का था, जो अरस्तु का आदर्श राज्य था वह सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य था। तो यह कथन था सेबाइन का। G.S. सेबाइन का मानना था कि जो राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म सामाजिक एवं राजनीतिक संकटों के गर्भ से हुआ है, उनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में 3 प्रकार के तत्व होते हैं: तथ्यात्मक, अनियमित तथा मूल्यात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? वी.डी. सावरकर ने, राम मनोहर लोहिया ने, स्वामी विवेकानंद ने या दीनदयाल उपाध्याय ने? तो इसमें जो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन ए, वी.डी. सावरकर ने। जो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता प्रथम युद्ध कहा था वी.डी. सावरकर ने, जबकि जॉन सीले के अनुसार यह एक सैनिक विद्रोह था। 1857 के संघर्ष को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ का मानना है कि 4 महीनों का यह संघर्ष किसान विद्रोह था, तो कुछ इसे सैन्य विद्रोह मानते हैं। जो वी.डी. सावरकर थे, उनकी बुक थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना था इस बुक में 1857 की क्रांति को। 20वीं सदी के शुरुआती दौर के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे 20 स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष बताया, जो कि स्वतंत्रता के प्रथम लड़ाई में परिवर्तित हो गया। देखिए जो इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसके अनुसार? तो R.C. मजूमदार के अनुसार यह ब्रिटिश प्राधिकारियों के शोषक शासन के विरुद्ध आम जनता का सहज विद्रोह था। इसे सैनिकों का विद्रोह माना गया है, जो धर्म हेतु संघर्ष के रूप में आरंभ हुआ था। तो वी.डी. सावरकर ने क्या कहा था? तो प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह कहा था 1857 के विद्रोह को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक नहीं है? तो रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक ये कंजर्वेटिलिज्म है, उसके रूढ़िवादी विचारक जो नहीं है वो हमें बतलाना है। T.H. ग्रीन, एडमंड बर्क, माइकल ऑक्सफोर्ड, फ्रेडरिक वन हैक। तो देखिए इसमें T.H. ग्रीन जो है, T.H. ग्रीन रूढ़िवादी विचारक नहीं है। बाकी जो एडमंड बर्क हैं, माइकल ऑक्सफोर्ड हैं, फ्रेडरिक वन हैक हैं, ये क्या हैं? तो ये रूढ़िवादी विचारक हैं तीनों। पर T.H. ग्रीन नहीं है। जो रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जो तार्किकता और वैज्ञानिकता के स्थान पर पारंपरिक मान्यताओं और आस्था को महत्व देती है। एडमंड बर्क को रूढ़िवाद का प्रमुख नायक माना जाता है, जबकि समकालीन विचारकों में माइकल ऑक्सफोर्ड को रूढ़िवाद का प्रमुख सिद्धांतकार माना जाता है। फ्रेडरिक वन हैक जो है वह भी रूढ़िवादी विचारक है। T.H. ग्रीन जो है वह आदर्शवादी विचारक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होता है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हमें जो स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके आधार पे हमें आंसर बतलाना है। पहला स्टेटमेंट है कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की अधिक व्याख्या को एम.एन. रॉय गलत और अपूर्ण मानते थे। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि एम.एन. रॉय का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौतिक संसाधनों के प्रकार से ही नहीं होता है। तो देखिए ये इसमें हमें सत्य कथन बतलाने हैं। उपयुक्त में से सही जो उत्तर है उसे हमें चुनने हैं। तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होता है इसमें।
देखिए जो एम एन रॉय थे यानी मानवेंद्र नाथ रॉय का मूल नाम जो था वह नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। वे मेक्सिको तथा भारत दोनों जगह कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। एम एन रॉय मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद सिद्धांत से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक रूप का निर्धारण जो होता है वह मात्र भौतिक संसाधनों के प्रकार से ही नहीं होता है। तो ये हमारे दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें सही आंसर का चयन करना है इसमें सही उत्तर को। तो देखिए पहला कथन है कि चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, तो ये कथन सही है। और सेकंड कथन है कि लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ता है, तो ये भी कथन सही है। तो इस हिसाब से हमारे कथन 1 और 2 दोनों सही होते हैं। देखिए जो चौधरी चरण सिंह थे उन्होंने 28 जुलाई 1979 को भारत की 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन शीघ्र ही श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण मात्र 25 दिन बाद वे 20 अगस्त 1979 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था उन्हें। वे भारतीय इतिहास के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना ही नहीं किया। दूसरा, जो लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने के बाद सरकार को शासन से बाहर होना पड़ता है, तो राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जो थे उन्होंने 22 अगस्त 1979 को लोकसभा भंग करने की घोषणा कर लोकसभा का मध्य अवधि चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 ईस्वी को प्रधानमंत्री बन गई। तो देखिए इस हिसाब से दोनों कथन हमारे सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शासन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हमें बतलाना है। तो देखिए ए है कि इसका सामान्य आशय पर शासन अथवा शासन नहीं है। सेकंड है भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ है। थर्ड है यह शक्ति के प्रयोग करने का तरीका है। फोर्थ है शासन और सरकार एक ही है। तो देखिए हमें शासन के विषय में सत्य कथन बतलाने थे। तो देखिए इसका समान आशय क्या है, तो प्रशासन और अथवा शासन नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही होता है। सेकंड है कि भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका जो अर्थ है वह विशेष है, तो ये भी सही है। थर्ड है कि शक्ति के प्रयोग करने का तरीका है, तो ये भी सही है। और जो फोर्थ है कि शासन और सरकार एक ही है, तो यह गलत है। हमें बतलाना क्या है, हमें सत्य को बतलाना है। तो इस हिसाब से हमारा सही होता है ऑप्शन बी, यानी ए, बी और सी। देखिए जो शासन का आशय होता है वह प्रशासन अथवा शासन नहीं है, बल्कि क्या है, तो शासन संचालन की गतिविधियों को शासन कहते हैं। यह शक्ति के प्रयोग करने का एक तरीका भी है। भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशिष्ट अर्थ है, क्योंकि यह सुशासन की संकल्पना को प्रतिबिंबित करती है। शासन जहाँ स्वरूप में प्रक्रियात्मक है, वहीं सरकार क्या है, तो एक संस्थात्मक संकल्पना है। तो हमारा ऑप्शन 2 सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, शासन के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को जाना जाता है। जो शासन का वर्गीकरण है उसकी यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन किया जाता है, उसके विकृत रूप को किस नाम से जाना जाता है, इसे हमें बतलाना है। तो देखिए ये बतलाया था अरस्तु ने, शासन के वर्गीकरण किया था ना अरस्तु ने, तो वही हमें बतलाना है कि उन्होंने जो अनेकों द्वारा शासन किया जाता है उसका विकृत रूप क्या बतलाया था। निरंकुश शासन, कुलीन तंत्र, अराजक लोकतंत्र या भीड़ का शासन या अल्पतंत्र। तो इसमें जो हमारा आंसर सी होगा ऑप्शन सी, यानी अराजक लोकतंत्र या भीड़ का शासन। देखिए शासकों के वर्गीकरण यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को क्या कहा गया है, तो अराजक लोकतंत्र यानी भीड़ का शासन। यूनानी पद्धति में शासन का सर्वप्रथम वर्गीकरण प्लेटो के द्वारा किया गया, जबकि शासन व्यवस्था का, देखिए शासन का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया था वह प्लेटो के द्वारा, बट जो शासन व्यवस्था का सर्वाधिक व्यवस्थित वर्गीकरण किया गया वह सर्वप्रथम किया गया अरस्तु के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा इसमें, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, अराजक लोकतंत्र भीड़ का शासन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्वों को उनके अस्तित्व में आने के क्रमानुसार लगाइए। ये जो विदेश नीति दी गई है इनके क्रम के अकॉर्डिंग हमें सीरियल नंबर से लगाना है। पहले कौन सा सिद्धांत आया, उसके बाद कौन सा सिद्धांत आया। तो देखिए इसमें जो गुजरात सिद्धांत है वह आया था, देखिए गुजरात सिद्धांत जो आया था 1996 में, और पंचशील समझौता जो हुआ था वह 1954 में। थर्ड है लुक ईस्ट पॉलिसी, तो लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी 1992 में, और लुक ईस्ट पॉलिसी जो आई थी 1992 में आई थी। और जो भारत सोवियत मैत्री संधि है वह आई थी 1971 में, वो हुई थी 1971 में। गुजरात सिद्धांत 1996 में, पंचशील 1954 में, लुक ईस्ट पॉलिसी 1971 में। लुक ईस्ट पॉलिसी जो है 1992 में, और भारत सोवियत मैत्री जो संधि है वह हुई थी 1971 में। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर सी होता है ऑप्शन बी, डी, ए, सी हमारा सही होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, बी, डी, ए, सी, ऑप्शन 4 हमारा सही होता है। देखिए जो गुजरात सिद्धांत जो है आया था 1996 में।
गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री रहे श्री इंद्र कुमार गुजराल ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार भारत को दक्षिण एशिया का बड़ा देश होने के नाते अपने पड़ोसियों को एक तरफा रियायत दे और उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखें। यह भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर माना जाता है गुजराल सिद्धांत। और जो पंचशील समझौता है, पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, जो 28 अप्रैल 1954 को पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री जो थे चाउ एन लाई, उनके बीच व्यापार और शांति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। फिर जो थर्ड है लुक ईस्ट पॉलिसी, तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो आई थी 1992 में आई थी। यह भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापक आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को विकसित करने का प्रयास किया गया था। और फिर लास्ट जो है भारत सोवियत मैत्री संधि, यह हुई थी 1971 में, जो 9 अगस्त 1971 को भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री थे सरदार स्वर्ण सिंह जो थे उन्होंने सोवियत विदेश मंत्री अंद्रेई ग्रोमिको, सोवियत विदेश मंत्री कौन थे तो अंद्रेई ग्रोमिको थे, और विदेश मंत्री थे सरदार स्वर्ण सिंह। तो उनके बीच भारत सोवियत शांति मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि दोनों देशों के दोस्ताना संबंधों में एक मील का पत्थर बनी। सो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप इसे अवश्य देखिए, प्रैक्टिस करें। चलिए, अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।